जी, हम ये कहाँ पे थे, मैं वैक्सीनेशन की बात कर रही थी कि जब वैक्सीनेशन का दौर आया तो फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया। हाँ, सॉरी, मैं आपको मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट में फ़र्क बता रही थी। मोर्टेलिटी रेट होता है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से डेथ रेट, उसका डेथ रेट क्या है, कितने लोग उस डिज़ीज़ की वजह से मर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये कोविड-19 की एग्ज़ाम्पल है कि हम अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा ना कि इसका मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है। मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है लेकिन मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं होती इसकी वजह से। सिर्फ वो लोग उन लोगों की ज़्यादा डेथ्स हुई हैं जो बूढ़े थे, जो या जिनको कोई और प्रॉब्लम्स वगैरह थी। ठीक है, तो बच्चे और जो यंग लोग थे वो उन्होंने उससे सर्वाइव कर लिया था। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बेसिकली किसी भी डिजीज़ की वजह से नंबर ऑफ डेथ केसेस, और मॉर्बिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ अफेक्टेड केसेस। ठीक है, कितनी एक डिजीज़ की वजह से कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। और मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, किसी भी डिजीज़ की वजह से कितने लोग मर गए हैं। अब डिफरेंस फील हुआ? यस मैम। मॉर्टल का वर्ड आपको यस पता है ना मैम। किसके लिए यूज़ किया जाता है? मॉर्टल लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है ना, मॉर्टल का वर्ड। ओके, सो ड्रग्स एंड आउटकम्स ऑफ डिफरेंट, यानी कि अगर आप कोई किसी डिजीज़ में कोई जो पेशेंट को ड्रग्स दी जा रही हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसके आउटकम्स क्या हैं पेशेंट पे, वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। अक्सर आपने दवाइयों पे पढ़ा होता है ना कि इसके वो साथ लिख देते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, डिजीनेस हो सकती है, नौजिया हो सकता है ना। तो ये सब बेसिकली किसकी वजह से है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की वजह से ही है, जो उसके ऊपर की जाती हैं। ड्रग्स के ऊपर भी स्टडी की जाती है। ओके, मूविंग ऑन। समझ आ गई यहाँ तक? ये मैंने आपको ऑलरेडी जी भी मैम। बताया कि द टर्म एपिडेमियोलॉजी इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, अ मेथड ऑफ स्टडी ऑफ डिजीजेस। सही है, एक और वे है एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करने का। इट इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ स्टडी ऑफ डिजीजेस। आपको तरीका, यानी कि एपिडेमियोलॉजी एक तरीका है जिससे आप डिजीज़ेस को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। डिजीज़ेस को इंटरनली नहीं स्टडी कर रहे हम कि वो किस आपके ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, किस तरह से अफेक्ट कर रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से सेल को अफेक्ट कर रही है, ये नहीं हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। हम उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो स्टडी करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, कितनी कॉमन है किस एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाब में जाएं गर्मियों में, गाँव देहातों में जाएं, तो वहाँ पर बड़ी एक आउटब्रेक होती है चिकन पॉक्स की। एक को लगा, दूसरे बच्चे को लगा, तीसरे बच्चे को लगा। ठीक है, तो ये भी इसमें ही आता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में कि एक डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है। सही है, शहरों में अगर आप देखो तो इतना कॉमन नहीं होते चिकन पॉक्स, लेकिन अगर आप देहात में चले जाओ गर्मियों में तो चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। A body of knowledge about the natural history of a disease, अब पूरी एक हिस्ट्री भी आपको बताती है एपिडेमियोलॉजी के। पहले जैसे आप देखो इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं, कब H1N1, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं। वक्त के साथ साथ अपने आप को फ्लू वायरस बदल लेता है, इसीलिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी फ्लू के लिए। पॉज की हो गई यस यस मैम। मैम, आ रहा है। है। जी, नेचुरल हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। क्या एग्जांपल दे रही थी मैं उसमें? फ्लू मैम वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की। ठीक है, तो वो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री बताई जाती है। एक वक्त था जब स्पेनिश फ्लू आया था तो इतनी ज़्यादा वो डेडली था, उसकी जो स्ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा डेडली थी। अभी जो स्ट्रेन चल रही हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, उसका मॉर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है। सही है, अब मैं आपसे पूछ रही थी कि फ्लू वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस की अभी तक क्यों वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। हम लोग क्यों वैक्सीन, मतलब वैक्सीनेशन में तो नहीं होती इन्फ्लुएंजा वायरस की कोई भी वैक्सीन, है ना? तो क्यों नहीं होती, क्यों अभी तक उसकी, हालांकि ये तो बड़े अरसे से दुनिया में मौजूद है फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस, तो क्यों मैम नहीं वो अभी तक टाइम के वैक्सीन? साथ उसकी स्ट्रेन, वो चेंजेस आती रहती हैं उसमें। बहुत ज़्यादा अपने आप को जेनेटिकली एकदम फ़ौरन से अपने आप को चेंज कर लेता है। हर सीज़न में एक न्यू स्ट्रेन के साथ आता है। अगर आपने पिछले स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बना भी ली है, तो वो जब नेक्स्ट जब क्रॉस करेगा तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसका नक्शा ही बदल जाएगा। सही है, तो कोई वैक्सीनेशन इसलिए उसके लिए वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, उसी जो ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं या फिर उसको डेड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है ना।
ह्यूमन की बॉडी में, ताकि उसकी मेमोरी डेवलप हो सके। जब वो दोबारा उसको अफेक्ट करे ह्यूमन को, तो उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स हो वो स्लो ना हो, स्ट्रॉन्ग हो, पहले से तेज़ हो। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़, उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि एक डिजीज़ हाउ इट बिहेव्स एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट्स इंसिडेंस, यानी कि उसके वजह, उस डिज़ीज़ के होने की वजह क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन से फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। अब हम ये देखते हैं उन फैक्टर्स की कुछ लिस्ट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसका कॉज। अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसका कॉज क्या है, उसका पैथोजन कौन सा है जो ये कॉज कर रहा है। ठीक है। जियोग्राफिक में देखें, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, अगर आप हम थोड़ी सी डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड तो नहीं, डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर आप नॉर्थ अफ्रीका में चले जाएँ, वहाँ एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिजीज़ है। अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर डिजीज़ का रेट थोड़ा कम है, इन्फेक्शियस डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरह की डिजीज़ ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह। मतलब हर किसी डिजीज़ का अपना एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है, वो भी उसके एरिया के हिसाब से है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको ये चिकन पॉक्स की एग्जांपल दी, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम देहात में जाएं तो वहाँ पर उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा है चिकन पॉक्स की। शहरों में भी होते हैं लेकिन बहुत कम रेट पे होता है। यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम है उस डिजीज़ की। उसके बाद न्यूट्रिशनल आ जाती है हमारे पास, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन मैं आपको नॉर्थ अफ्रीका की एग्जांपल दूंगी। वहाँ पर आपको पता है लोग जो है वो भूख और अफलास का शिकार हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी डाइट नहीं होती बच्चों के पास या बड़ों के पास भी इवन, तो उनके बहुत से डिफेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशनल डाइट की बेसिस पे, माल न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे रिकेट्स वगैरह है या विटामिन डी की कमी है। ये सब किसकी वजह बनते हैं, डिजीज़ की वजह बनते हैं। ठीक है। क्लियर हुई है बात। अभी न्यूट्रिशनल बेस जो है वो सिर्फ इन्फेक्शियस, मैंने आपको बताया था एपिडेमियोलॉजी सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्टडी नहीं है, डिफरेंट डिजीज़ के जो न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकती है। ओके। न्यूट्रिशनल में अगर हम, ज़रूरी नहीं है कमी की वजह से, कोई ज़्यादती की वजह से भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, तो वो आपका अगर इन्वायरमेंट ऐसे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आप प्रोन हैं डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ के हवाले से, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो फिर आप हार्ट डिजीज़ आपको हो सकती है। ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल बेसिस हैं किसी भी डिजीज़ के इंसिडेंस की या उसके डिस्ट्रीब्यूट होने की। इसके अलावा आप अगर देखो मौसम की वजह से भी, मेट्रोलॉजिकल, अगेन जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके अपने एक अलग बीमारियाँ होती हैं, जब गर्मियाँ आती हैं उसकी अपनी एक अलग बीमारियाँ होती हैं। किस जगह पे आप रह रहे हैं, लेट्स से अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा लाइक ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, वहाँ ठंड भी होती है, और वहाँ पर ना क्या होता है, अगर लेट्स से हम लोग तो जैसे ब्रेड लेकर आते हैं ना, तो वो हफ्ता हफ्ता भी फ्रिज में पड़ी रहे तो कुछ नहीं होता। अब न्यूजीलैंड जो है, अगर आप आज आते हैं तो दूसरे दिन वो ब्रेड, उसको फंगस लगी हुई होती है। किस वजह से, बिकॉज वहाँ पे वो यानी कि इन्वायरमेंट इतना फीजिबल है फंगस के लिए कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ठीक है। तो मौसम, जो ये आपकी इन्वायरमेंट है, ये जो आपके मौसम है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी के इंसिडेंस में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर हुई बेटा ये बात, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि जी डिफरेंट मैम। फैक्टर्स हैं जो बेसिकली डिजीज़ के होने की वजह बता रहे हैं। ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के बता रहे हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, किस किस तरह से मतलब कोई डिजीज़ जो है वो किस किस वजह से हो सकती है, उसका इंसिडेंस क्या है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जियोग्राफिकल भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल भी हो सकता है, मेट्रोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। और अब सोशल में किस तरह से आ रहा है हमारा, ये आपको एक चार्ट भी जो नज़र आ रहा है इसके अंदर भी वो आ जाता है, जनरल सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। आप किस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपका सोशल सर्कल क्या है, आपके कम्युनिटी नेटवर्क्स क्या हैं। ठीक है। ये सब उसके अंदर आता है। आप किस तरह के कल्चर में रहते हो, सोशल में, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप बहुत ही कोई कंजेस्टेड एरिया में रहते हो, आपकी कम्युनिटी कैसी है। अगर कोई डिफेंस में रहता है तो वो इतनी, आपको पता है
ऐसी कम्युनिटी नहीं होती कि क्या कहना चाहिए, दूर दूर घर होते हैं, हर किसी के सेपरेट वो घर हैं, लेकिन अगर आप किसी अंदरूने शहर चले जाओ तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है, घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता है अगर कोई बीमारी फैल जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसकी इंसिडेंस होता है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी ऐसे पॉश एरिया में रह रहे हैं तो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी अफेक्ट कर रहा है आपका सोशल, यानी कि आप क्या आपकी सोशल इन्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। फॉर एग्जांपल जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो खर्च नहीं कर सकते अपनी सेहत पे इतना ज़्यादा, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो कर सकते हैं। तो बेचारे जब वो अपनी हाइजीनिक कंडीशन भी उनकी ऐसी नहीं है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी ऐसे नहीं है, तो फिर वो भी वहाँ पे भी जो डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अफेक्ट करती है। वहाँ पर डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ आ गई कि सोशल फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है किसी भी डिज़ीज़ के इंसिडेंस या डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्लियर होगी बेटा? यस मैम। जी मैम। ओके, इसके बाद कल्चरल पे आ जाती है जी बात। कल्चरल पे कोई एग्जांपल दें आप लोग, मैं काफ़ी बहुत देर से बोल रही हूँ, अब आप लोग थोड़ा सा बोले, कोई एग्जांपल दें कल्चरल की। हमारा कल्चर कैसे अफेक्ट करता है इंसिडेंट्स को या डिस्ट्रीब्यूशन को, किस कल्चर में आप रह रहे हैं। जी बोलें। सोचें सोचें। इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोग वो चूहों को भी पूजते हैं, वो बंदरों को भी पूजते हैं, वो सांपों को भी पूजते हैं, पता नहीं किस किस को पूजते हैं। तो वो एक उनका यानी कि वो मारते भी नहीं है उन लोगों उनको, ये क्या कहते हैं, चूहों को, बंदरों को। अब ज़ाहिर है उनके साथ भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सी डिजीज़ेज़ होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सी डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। जो जूनोटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, आपको पता है ना, ये किसी भी एनिमल से या बर्ड से जब ट्रांसफ़र होती है एनिमल के अंदर तो वो जूनोटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, सही है। तो ये भी एक वजह है डिजीज़ेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की, इंसिडेंस की, कि आप किस तरह के कल्चर में रह रहे हैं। हमारे यहाँ अगर घर में बंदर आ जाए या चूहा आ जाए तो हम तो भगा देते हैं उसको, लेकिन जो लोग चूहों को मानते हैं इंडिया में, जो लोग उसकी पूजा करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कहते। एक दफ़ा मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ये नेशनल जियोग्राफिक पे, उस मंदिर में इतने ज़्यादा चूहे थे और लोग उनको खाना डाल रहे हैं, लाइक वो पाल रहे हैं बाकायदा चूहों को। तो आपको पता है चूहों की वजह से सबसे जो बड़ी बीमारी फैली थी लंदन में, कॉलेरा, दैट वाज अ मेन रीज़न कि वो कहाँ से किससे थी, रैट्स से फैलती थी। तो आपका कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी डिजीज़ की इंसिडेंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसके अलावा रिलीजियस क्या एग्जांपल आएगी इसमें, रिलीजियस की, वो कैसे अफेक्ट करता है। इसमें मैं आपको बड़ी फ़नी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरा जाना हुआ सिंध के अंदरून इलाकों में ना, यानी कि कराची तो था ही, लेकिन जो वहाँ के बैकवर्ड एरियाज थे ना, गाँव, वहाँ अब हमारा जाना हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दा किया जाता है, मतलब औरतें बहुत ज़्यादा पर्दा करती हैं वहाँ पे। वहाँ पे तसव्वुर नहीं है कि कोई औरत, मैंने तो अपने अलावा मैंने तो नहीं देखा कि कोई ऐसे, जैसे हम लोग तो आम फिर रहे होते हैं ना, वो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा औरतें पर्दा करती हैं। तो वहाँ पर मेरे मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत फ़नी किस्सा सुना रहे थे कि वो जानते थे ना, किसी जैसे बडेरे नहीं होते वहाँ पे, उनकी मिसेस बीमार हो गई, उनको बहुत ज़्यादा बुखार था। तो अब जब वो उनको लेकर गए डॉक्टर के, तो किस तरह से लेके गए, शदीद गर्मी में रज़ाई ओढ़ कर उनको लेकर गए गाड़ी में। इवन वो गाड़ी में थे, हालांकि वो गाड़ी में थे, लेकिन वो शदीद गर्मी में रज़ाई उड़ा के लेके गए कि कोई देख ना ले, यानी कि पर्दे की इतनी इंतहा है कि उनकी बीवी को कोई देख ना ले। बेशक वो मर जाए, बेशक बुखार से, लेकिन कोई उनको देख ना ले। फिर जब डॉक्टर के भी वो पहुंचते हैं, तो डॉक्टर के पहुंच के भी उनको ये इजाज़त नहीं होती कि वो रज़ाई उतार के इंजेक्शन लगवा ले। ठीक है, वो रज़ाई में ही इंजेक्शन पता नहीं रज़ाई को लग जाता है या खातून को लगता है, ये नहीं पता। ठीक है, यानी कि अब ये आपके रिलीजियस उस पे आ जाता है कि हमारे रिलीजन में है कि पर्दा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना वो लोग फॉलो करते हैं। तो
अब किसी की जान तो नहीं बंदा ले सकता। तो ये नहीं कि ये रिलीजियस जो है वो भी बड़ा काउंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या इंसिडेंट्स में। अब वो जब क्योर ही नहीं हुआ उसका, उस डिज़ीज़ का जब क्योर ही नहीं हुआ, डॉक्टर के पास पहुंच के भी वो इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, तो जब वो डिज़ीज़ क्योर ही नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी जो है वो वहाँ डिजीज़ेस जो हैं उनका इंसिडेंस ज़्यादा है। लोग अक्सर ले छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो लेकर ही नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, इवन खुद भी वहाँ पे मेल्स भी। यानी कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत बुरे हालात है सिंध के। लोग सही कहते हैं वहाँ पे। हम लोग जब पंजाब में एंटर हुए तो हमने शुक्र अदा किया कि हम लोग किसी डेवलप्ड सूबे में रहते हैं। सिंध के बहुत बुरे हालात हैं। सो तो नहीं गए स्टोरी में। नो मैम। ठीक है, वो मैं आपको रिलीजियस बता रही हूँ कि ये मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिज़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, इंसिडेंट्स में। बिहेवियर क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा डाइट बिहेवियर क्या है। हम जैसे आजकल देर से रातों को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, या रात को देर से खाना खा के सो गए, सुबह उठे फिर नाश्ता किया, फिर बैठ गए पढ़ने के लिए, या किसी और टीवी पे बैठ गए, मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गए। तो उस पर भी हमारी जो ओबेसिटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, इसीलिए आप देखो छोटे छोटे लाइक यंग लोगों में भी ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। किस वजह से? हमारे बिहेवियर जैसे हो गए हैं। सही है, हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते, हम लोग हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बस खा रहे हैं, खा के बैठ गए। और आजकल तो मतलब उस तरह से काम भी, जैसे हमारे पहले लोग बहुत ज़्यादा हल वगैरह खुद हाथों से सारे काम करते थे, और लेकिन हम लोगों के पास मशीन्स हैं। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर्स भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। पहले अगर आप देखो, और या आप ये नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाओ ना, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कम मिलेगी आपको, हार्ट डिजीज़ बहुत कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है। उन लोगों को पहाड़ों पे चढ़ना, यानी कि वो पहाड़ी रास्ते इतने दुश्वार होते हैं कि वो आपको लाइक आपकी एक्सरसाइज हो जाती है उसके अंदर ही। सही है, तो उस जगह अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे इस तरह की डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और उनका इंसिडेंस बहुत कम है। ब्लड प्रेशर, शुगर बहुत कम है वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू पंजाब और जो दूसरे मैदानी इलाके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा बिहेवियर या हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि ये वो अमीर और गरीब वाली बात थी कि इकोनॉमिक, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, किसी एरिया में इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, तो वहाँ पे डिजीज़ का इंसिडेंस भी कम होगा, और डेफिनेटली जब इंसिडेंस कम होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी, एज़ कम्पेयर टू अगर आप झुग्गियों में चले जाएँ, जहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, और उनको लाइक जर्म्स के साथ रहना पड़ रहा है। कोई लई के किनारे, पिंडी में तो जैसे लई भी है, तो लई के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादा डिजीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो पॉश एरियाज़ में रह रहे हैं, और वो लोग इस काबिल भी नहीं होते कि वो अपना इलाज करा सकें। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या आना चाहिए बेटा? जी, हिस्टोरिकल में क्या आना चाहिए? एक डिज़ीज़ है वो बहुत अरसे से चलती आ रही है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, वो अपने स्ट्रेन्स को चेंज करके हर जनरेशन में, हर सदी में जो है वो तबाही मचाता है। तो ये एक हिस्टोरिकल आ जाता है कि वो जर्म जो है, या वो पैथोजन जो है, वो कितना प्रिवेलेंट हो चुका है आपके कल्चर के, आपकी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी यही, अगेन मैं सोशल उसकी और इकोनॉमिक की बात करूँगी। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे आजकल अगर इमरान खान की हम बात करें तो उसने वो हेल्थ कार्ड का इशू किए, लेकिन अगर पिछली गवर्नमेंट्स में था तो मतलब उस तरह से इलाज फ्री नहीं था। कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बिल्कुल ही फ्री है इलाज, आपकी जो लाइफ है वो इंश्योर्ड होती है। लेकिन अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा एक तो पॉलिटिसाइज़ किया जाता है हेल्थ को भी, इवन क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो बहुत हर चीज़ के क्या कहना चाहिए, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं मुल्क को। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है पॉलिटिक्स में। टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जैसे जब ये कोविड-19 आया था तो हमारे पास किट्स ही नहीं थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कोविड-19 को। तो फिर चाइना से इम्पोर्ट की गई किट्स जो हैं कोविड-19 को वो करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल वो भी, जब तक टेक्नोलॉजी आपकी नहीं डेवलप होती, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएँ तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजिकल उसमें, एडवांस है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी डिज़ीज़ की इंसिडेंस या डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डायग्नोज कर सकते हो उस डिज़ीज़ को, जल्दी डायग्नोज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है वो डिज़ीज़ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, उसका इंसिडेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डिज़ीज़ के इंसिडेंस को और डिस्ट्रीब्यूशन को। सिर्फ एक पैथोजन नहीं, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम किस एरिया में रह रहे हैं, हमारी खुराक कैसी है, हमारा मौसम कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, ये सब एक डिजीज़ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात? जी मैम। ओके, आगे क्या है? अच्छा जी, कुछ एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स हैं, ये शायद ऑलरेडी आप लोगों को पता हो, शायद डिफरेंसेस ना पता हो। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं स्पेशली किसी भी डिजीज़ को डिफाइन करने के लिए। एक है एंडेमिक, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए बेसिकली। एक होता है एंडेमिक का वर्ड, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। पता है आप लोगों को ऑलरेडी इसके बीच में डिफरेंस? नहीं पता बेटा? यस मैम, या नहीं पता पे यस किया है या पता पे यस किया? मैम पता पता है। भी है। पता नहीं है पे यस किया। अच्छा अच्छा, एंडेमिक जो होता है ना, उससे आप समझ लो कि इंडोजिनस का वर्ड जैसे होता है ना, यानी कि एक विद इन द एरिया एक डिजीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा, यानी कि क्या कहना चाहिए, वो उस एरिया में प्रिवेल करती है, एक हैबिट बन चुका है। जैसे मैं आपको झुग्गियों की एग्जांपल दूं तो वहाँ पर ये जो मीज़ल्स की डिज़ीज़ या ये जो फिंसियाँ और फोड़े वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी कि उनके लिए चीज़ कॉमन है। तो वो, उसको हम क्या कहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिए हैबिचुअल प्रेजेंस है उस डिजीज़ की। ठीक है, वो पूरे एरिया में फैला नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद है उस डिजीज़ की प्रिवेलेंस है ऑफ ए गिवन डिजीज विद इन सच एन एरिया। ठीक है, जो मैंने झुग्गियों की आपको एग्जांपल दिया है कि वहाँ पर इस तरह की डिजीजेस कॉमन है, उन लोगों की एक हैबिट बन चुकी है कि अच्छा चलो बच्चे को मीजल्स हो गए, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर आप हमारे यहाँ शहरी आबादी में या जो हम लोग हैं, अगर किसी को मीजल्स तो हम फौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वहाँ पे उनकी ये हैबिचुअल प्रेजेंस है डिजीज़ की। क्लियर हुई बेटा? एंडेमिक वो है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है और सिर्फ और एक जगह पे कन्फाइंड है। ठीक है, फैला हुआ नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा अच्छा हाँ, अब झुग्गियाँ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पिंडी में हो, पूरे पाकिस्तान में आपको झुग्गियाँ मिलती हैं ना, या फिर अगर आप बैकवर्ड देहातों में चले जाएं तो वहाँ पर भी बहुत सारी डिजीज़ हैं इस तरह की जो हैबिचुअल है वहाँ पे, यानी कि प्रिवेल करती हैं उस एरिया में। ओके, एपिडेमिक की अगर हम बात करें, द अकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इलनेस ऑफ सिमिलर नेचर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक डिजीज़ है, ठीक है, वो एक कम्युनिटी में प्रिवेल कर रही है, लेकिन होता क्या है एपिडेमिक में कि वो अब अपनी नॉर्मल, यानी कि जो उसका नॉर्मल हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ इतनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर वो उससे ज़्यादा उसका इंसिडेंस हो जाए ना तो उसको हम एपिडेमिक का नाम दे देते हैं। बात हुई बेटा, समझ आइए? क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, यानी कि नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या इंसिडेंस उसका ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एपिडेमिक कह देते हैं। अगर डेंगू है तो आप उसको एपिडेमिक कह सकते हो। डेंगू जो है वो एंडेमिक है या एपिडेमिक है? मैम एपिडेमिक। मैम एपिडेमिक है। एपिडेमिक है। ठीक है, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा है, प्रिवेल कर रहा है हमारे कंट्री में। पेंडेमिक जो है वो जब एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक हो जाता है, यानी कि वही एपिडेमिक डिजीज़ अगर पूरी दुनिया, जैसे चाइना से शुरू हुआ था तो चाइना में उस वक्त जो कोविड-19 था वो एपिडेमिक था, चाइना से स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है, तो चाइना में जब चाइना में सिर्फ थी कोविड-19 कोरोना वायरस, तो उस वक्त चाइना में एपिडेमिक था, लेकिन जब वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर
वो क्या बन गया, अब उसने पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर लिया, अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। क्लियर हुई है बात कि एपिडेमिक बेसिकली अब जब उससे भी बड़े लेवल पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जब कोई डिजीज़ फैल जाए, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं, जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या डिफरेंट कंट्रीज़ में कोई डिजीज़ फैल जाए तो फिर उसको आप पेंडेमिक कहते हो। ओके, समझ आई है डिफरेंस? अच्छा, अगर आप इसको जी देखो मैम। ये एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपनी सिवियरिटी में, अगर आपको नहीं इस तरह से याद रहता तो आप ये देखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना इनकी सिवियरिटी इंक्रीज होती रहती है। अब जैसे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ई आता है ना, तो और उसके बाद जो है अगर आप नेक्स्ट वर्ड भी देखो तो एन है, एंडेमिक, ठीक है। अब अगर हम देखें एपिडेमिक में, तो एपिडेमिक भी तो ई से ही स्टार्ट होता है, लेकिन पी एन के बाद आता है अल्फ़ाबेट में। सही है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि एंडेमिक सबसे लोअर लेवल पे होती है डिजीज़, एपिडेमिक उससे थोड़े अपर लेवल पे होती है, और पेंडेमिक सबसे, क्योंकि ई के बाद फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पी ई के बाद आता है, तो वो पेंडेमिक जो है वो फिर उससे भी ज़्यादा सिवियर जब डिजीज़ होती है तो वो पेंडेमिक बन जाती है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली बात समझ आई है? नहीं भी आई तो अगर आपको यस। वैसे समझ आ गई है तो कोई मसला नहीं। जी, ये एक और थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आप देख लें। एंडेमिक क्या है ये देखो, एक एरिया में प्रिवेलेंट है, जैसे मैंने आपको झुग्गियों की एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल ये सिंध है, यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, ये पंजाब आ गया, यहाँ पे जहाँ जहाँ झुग्गियाँ मौजूद हैं वहाँ वहाँ इस डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जो मतलब डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है, ठीक है। देखो ये डॉट्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट नहीं हुए हुए, तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, एंडेमिक को लोकल कॉमन का नाम भी दे सकते हो, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। अच्छा, अब एपिडेमिक आप इसको क्या कह रहे हो, लोकल आउटब्रेक, एक ही जगह पे विद इन जोग्राफिकल एरिया, एक जगह पे बहुत सारे लोग उस डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोकल आउटब्रेक कह सकते हो। अच्छा, अब जब ये बेटा एंड होगा ना सेशन, तो फिर हमारी क्लास भी एंड हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छा फिर टाइम टेबल देखेंगे, जो फ्राइडे को जो भी टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। एपिडेमिक क्या है हमारे पास, लोकल आउटब्रेक है, दोनों ये दोनों लोकल हैं, एंडेमिक भी और एपिडेमिक भी दोनों लोकल हैं विद इन जियोग्राफिकल एरिया, लेकिन फ़र्क क्या है, एंडेमिक थोड़े लोअर लेवल पे होता है, यानी कि इसमें डिजीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो इंसिडेंस है वो थोड़ा कम होता है। एपिडेमिक में ये आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक कोई भी चीज़ होती है जो फैल जाती है तेज़ी से, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं एपिडेमिक में, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं किसी डिजीज़ के, और पेंडेमिक ये देखो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से फैल गया है, सारी जगह फैल गया है, सही है, तो ये क्या है, ग्लोबल स्प्रेड। क्लियर हो गया बेटा डिफरेंस एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक? जी मैम। मूविंग ऑन, ये एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आपको क्या बताती है। बेसिकली ये मीजल्स की एग्जांपल ली गई है, इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उनको कैसे पता लगा कि जी मीजल्स वायरस है, वो एक वायरस है जो मीजल्स कॉज करता है, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था ना, डिटर्मिनेंट, तो ये एपिडेमियोलॉजी के थ्रू डिटर्मिन हुआ कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है मीजल्स वायरस, और उसका होस्ट कौन है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरब्रॉन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट उसके विद सिक्रीशंस जो है वो फैलते हैं, ठीक है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 दिन तक होता है, और 7 to 8 days फ्रॉम एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि जैसे कोविड-19 के 14 डेज के अंदर उसके शुरू होते हैं ना सिम्टम्स, इस तरह से इसके 7 to 18 डेज में शुरू हो जाता है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, फ्रॉम अ फ्यू डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस टू 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रैश, यानी कि इसके अंदर मीजल्स में आपको होता है रैश वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, ये सब ये जो स्टडी जो आपको बताया गया है फैक्टर्स, और ये जो जितनी भी स्टडीज़ आपको बताएगी, ये सब किसके थ्रू स्टडी हुआ है, एपिडेमियोलॉजी के थ्रू स्टडी हुआ है, कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, या वो कितने दिनों बाद अपनी सिम्टम्स शो करना शुरू करता है, उसके यूजुअल सिम्टम्स क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और उसका मॉर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। ये यूएसए के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में
ये आपको नीचे तक नज़र नहीं आ रहा होगा ना? बेटा स्क्रीन शेयर ख़त्म हो गई है? जी मैम। अच्छा चलें सही है, ठीक है। बस यही था, वो आपको बताना ही था कि मीजल्स वायरस की सारी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और इंसिडेंट्स बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू ही आपको पता लगता है। तो इंशाल्लाह हम फिर अब सिर्फ 6 मिनट्स रह गए नेक्स्ट। तो मैं अब नहीं कनेक्ट करूँगी, हमारी क्लास यहाँ तक थी। मैम मेरे साथ महक शेख भी क्लास ले रही हैं। जी जी मैम मेरे साथ महक परवेज भी क्लास ले रही हैं। बोले आप प्रेजेंट अपनी। कौन ले रही है? सॉरी, महक परवेज मैम, महक परवेज, उनकी अटेंडेंस मैम काइंडली काउंट कर लें। अच्छा ठीक है। महक परवेज। Thank अच्छा you. तो बच्चे आप मुझे अगर वो आपने मुझे सेंड कर दिया था, बल्कि किसने मुझे सेंड किया था? आपने मुझे सेंड किया था ये जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम की एक लिस्ट। यस मैम। चलें सही, मैं उसमें से भी देख लूँगी और इसका मैं थैंक स्क्रीनशॉट ले लूँ। जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन? जी बेटे आप लोगों का कोई क्वेश्चन? कुछ ना समझ आई हो? समझ आ गई कि हमने पूरी एपिडेमियोलॉजी में पढ़ना क्या है? जी मैम आ गया समझ। क्या समझ आया, ज़रा मुझे भी समझाएं। मैम पहले एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है कि समरी एपिडेमियोलॉजी की हाँ जी एपिडेमियोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे, बस ये पूछ रही हूँ। ये समझ आ गई कि हम क्या मैम। एपिडेमियोलॉजी में स्टडी जी करेंगे? जी जी मैम, जो डिफरेंट डिजीजेस होती हैं उनके ऑनसेट्स, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, सही है। उनका स्प्रेड। हाँ सही, ठीक है। और उनके फैक्टर्स भी हम स्टडी करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो उस डिज़ीज़ को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्वॉल्व हैं, किस वजह से वो डिज़ीज़ ज़्यादा फैल सकती है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये सब बताती है हमें एपिडेमियोलॉजी। जी बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन आज के लेक्चर के हवाले से? जी बोलें, किसी का कोई? आयशा, हमीद है, मारिया, अरशद, हमारा कोसर, कोई भी नहीं बोलेगा बच्चे? मैम आप गूगल मीटअप पे क्लास ले लिया करें। मीट पे? यस मैम, इस पे बार बार हमें रिकनेक्ट करना हाँ, पड़ता इस पे रिकनेक्ट करना पड़ता है ना बार बार। है। सही, ठीक और है। बाकी सब समझ में चले आ इंशाल्लाह गया। मैं वो उसको कर लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ। जी और अली, आप सुन रहे हैं? अली जौहर, मुझे लगता जी है। मैम। जी मैम। अच्छा, तो बेटा ये जो बाकी लड़के हैं ये क्यों नहीं क्लास ले रहे? मैम एक तो क्लास में था, बाकी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। आपका कांटेक्ट? एक है मैम अभी भी क्लास में। अच्छा, तो आप आपका जी कांटेक्ट नहीं है बाकी स्टूडेंट्स के साथ? कांटेक्ट तो है मैम। से कहिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो है ना फिर लाजमी आए, ठीक है। ठीक है। चले सही है, ठीक है। आप लोग अब आगे आप लोगों की ठीक है क्लास मैम। है कोई? जी 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 मैम है क्लास। चले सही है, ठीक है। फिर तो आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें फिर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।